हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएल जयपुर। और गाइस अब अपना हमारे नेक्स्ट वीडियो डेट इज हीमोफीलिया। दो गाइस है ना, अब ना अभी तक अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो अपन ने इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे कंप्लीट कर लिया, नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया। अब कुछ ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स देखेंगे, उसमें से एक ही पूछा जाता है हीमोफीलिया। ठीक है, तो अपन मेनली इसको करेंगे, लेकिन मैं आपको सारे कराऊंगा। ठीक है ना, मैं कराओ को सारे दूंगा। और इसके बाद लास्ट वीडियो इस ब्लड कोएगुलेशन फिजियोलॉजी में बनेगी, डेट इज एंटी कोएगुलेंट्स। इसके बाद एक ब्लड ग्रुप का टॉपिक बचेगा, इसके बाद अपना ब्लड फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 वीडियो और आएगी, 2 या 3 वीडियो। ठीक है, मैक्सिमम 2, इसके बाद 2 वीडियो और आएगी। ठीक है, देखो यार, इस वीडियो में क्या आएगी ना, अपन को मेनली हीमोफीलिया पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे पीछे नीचे ऊपर सब जगह का पढ़ाऊंगा। आपको नॉलेज के लिए वो पढ़ना है, लेकिन याद आपको हीमोफीलिया करना है। वो पढ़ने का तो भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड ईयर में वापस पढ़ेंगे। लेकिन क्या हीमोफीलिया समझाने के लिए मुझे आपको वो एक फाउंडेशन देनी पड़ेगी। ठीक है ना, याद रखिए, इतना ही याद करें जितना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, उतना ही कंटेंट पकड़े। नॉलेज के लिए सब पढ़े, सब सीखे, फील आती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स नाम से बता पड़ रहा है कि यार कि ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग कब होगी? जब क्लॉटिंग नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? सिर्फ क्लॉटिंग ही नहीं, मान लो एक टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग भी कब नहीं बनेगा? जब प्लेटलेट्स भी कम होंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के नाम लिखूँ, ठीक है, या कह लो किस वजह से हो सकते हैं। एक तो डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो अपन ने 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़े थे। अगर कहीं ना कहीं उनकी डेफिशिएंसी होती रहेगी तो अपने हो जाएगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। दूसरी, विटामिन के डेफिशिएंसी, मैंने आपको बताया था विटामिन के डेफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, इस बार और अच्छे से बताऊंगा। वहाँ पे एक छोटा सा ज्ञान दे दिया कि भाई प्रोथ्रोम्बिन है, उसे एक्टिवेट करता है विटामिन के, तो उस वजह से अगर के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा। मैं और अच्छे से बताऊंगा। यहाँ से यार एक एमसी एक व्हाट विल हैपन एंड व्हाई क्वेश्चन बन सकता है, जो अभी बना नहीं है, मेरे को कहीं मिला नहीं अच्छे से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। तीसरा, अपन यार बॉडी में ज़्यादा एंटी कोएगुलेंट ले रहे हो। ठीक है, अगर एंटी कोएगुलेंट का ओवरडोज लेंगे तो उस वजह से भी यार कोएगुलेशन हो नहीं पाएगा, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या ब्लीडिंग टेंडेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ओके, तो देखो यार, एंटी कोएगुलेंट ओवरडोज, ये आपको बात आगे समझ में। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ये मैं आपको समझा सका हूँ। ठीक है, प्लेटलेट्स वाली वीडियो में। यहाँ पे अपन देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स और विटामिन की डेफिशिएंसी, इसी के अंदर आएगा हीमोफीलिया। देखो सुनो, अब ये दोनों भी अपन पढ़ेंगे। इससे पहले मुझे आपको एक छोटी सी चीज़ सिखानी है। ठीक है, चुपचाप बस सुनेंगे, चुपचाप मतलब ध्यान से सुनिए, मजे से सुनिए। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, सुन लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मेरे को हीमोफीलिया पढ़ाना आसान रहेगा। ओके, देखो क्या होता है कि ना, मैं कुछ टेस्ट बता रहा हूँ जो हीमोस्टेसिस के लिए किए जाते हैं। टेस्ट फॉर हीमोस्टेसिस। ठीक है, पहला प्लेटलेट काउंट, इसके बारे में बात हो चुकी है भाई। प्लेटलेट का अगर नंबर बढ़ जाएगा, जनरली बढ़ता तो क्या है, जैसे जनरली कम हो जाएगा तो उस वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड, ब्लीडिंग टाइम। थर्ड, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। फोर्थ, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, इसे कहते हैं एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब सुनो क्या है ये। देखो, प्लेटलेट काउंट आ गया समझ में आपको। ब्लीडिंग टाइम, देखो यार वो टाइम, जैसे ये सारी चीज़ें आपको ना हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल में अच्छे से पढ़ाई जाती है। ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा यहाँ पर क्लॉटिंग टाइम वर्ड यूज़ नहीं करते एक्चुअली ना। क्लॉटिंग टाइम जो था पहले के टाइम पे यूज़ करते थे, तो होता, अभी भी आपको हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में क्लॉटिंग टाइम पढ़ाएंगे। वो होता क्या यार, क्लॉटिंग टाइम के लिए बहुत सारे अलग अलग इंसान अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो डेटा रहता है, जैसे अपन मानते हैं कि भाई कुछ 6 to 8 मिनट्स या 10 to 12 मिनट्स, तो अलग अलग मेथड्स में अलग अलग उसका मिनट्स रहता है। तो इस वजह से यार आजकल क्लॉटिंग टाइम के रिप्लेसमेंट में कह लो उसके जैसा ही अपन यूज़ करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, तो ये भी एक तरीके से क्लॉटिंग टाइम ही। प्लेटलेट काउंट समझ में आ गया। ब्लीडिंग टाइम या टाइम टेकन फॉर अ पंचर टू स्टॉप ब्लीडिंग, भाई आपने आज प्रिक किया, कितनी देर में वो रुक गया प्रिकिंग, तो वो रुका क्यों? क्योंकि प्लेटलेट प्लग बन गई है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ ये इंक्रीज कब हो जाएगा भाई, ब्लीडिंग टाइम किस चीज़ में इंक्रीज हो जाएगा? या तो डिक्रीज हो जाए अपना प्लेटलेट काउंट, ठीक है, प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो जाए, या कोई फंक्शनल डिफेक्ट हो अपनी प्लेटलेट्स में। भाई प्लेटलेट का नंबर ठीक है लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो फंक्शनल डिफेक्ट हो। आगे बात समझ में यार, ये जनरली होता है अपना अराउंड, इसको मैं अगर लिखूँ तो 2 to 8 मिनट्स होता है। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपना होता है 11 to 14 सेकेंड। ठीक है, और ये अपना एक्टिव एपीटीटी होता है अपना 30 to 34 सेकेंड। ठीक है, ये सुनने के लिए कुछ ज़्यादा सुन लो बस एक बार, इससे मेरे को हीमोफीलिया पढ़ाने में काफ़ी आसानी रहेगी। मैंने बोला इस वीडियो में आपको काफ़ी टॉपिक्स टच करूंगा, लेकिन आपको अपने काम पे ध्यान देना है। ठीक है, तो पीटी,
ठीक है, ये आगे आपको तो अच्छा, तो मैंने आपको बीटी समझा दिया। अब पीटी देखो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है अपना, ठीक है। सुनो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना, ये एक्चुअली एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, कि चेक करने के लिए, टेस्ट फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे। और जो अपना एपीटीटी है, ये अपना टेस्ट फॉर होता है इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए और इंट्रिंसिक पाथवे के लिए। तो ठीक है, ये इंक्रीज कब हो जाएगा? इंक्रीज इन सेवंथ की डेफिशिएंसी में। कैसे सेवंथ की डेफिशिएंसी आपको याद है? वो मैंने आपको बताया था, मैं आपको वापस समझाता हूँ, देखो। और इंट्रिंसिक पाथवे इंक्रीज कब हो जाएगा? इंक्रीज इन 12, 11, 9, 8 इनकी डेफिशिएंसी में। आगे बस समझ में, देखो मैंने आपको वो सिखाया था, याद है? 12, 11, 9, 8, 10, 3, 7, 10 क्या बोला था? 12, 11, 9, 8, 10, 3, 7, 10, ठीक है। तो ये अपना पाथवे, ठीक है। ये क्या था अपना? क्या था? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये अपना इंट्रिंसिक पाथवे। आगे मेरी बात समझ में? तो देखो, अब मैंने क्या बोला? प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या एक्चुअली एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए टेस्ट है, तो इट विल इंक्रीज इन सेवंथ डेफिशिएंसी। देखो दिख रहा है ना आपको? ये 10 तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, उसको इसलिए अभी मैंने छोड़ रखा है। 7 की डेफिशिएंसी में ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये कम हो गया तो एक्सट्रिंसिक पाथवे का टाइम बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन का टाइम बढ़ गया। आगे आपको समझ में? 3 को क्यों नहीं माना? क्योंकि 3 एक्चुअली कम नहीं होता जनरली भाई, ये तो टिश्यू से निकल रहा है, आप भूल गए। 3 का क्या नाम था? टिश्यू फैक्टर, है ना, जो डैमेज टिश्यू से निकल रहा है, तो इसका कोई इतना रोल नहीं रहता, ये हर टिश्यू निकाल ही देता है, ठीक है ना, जब भी वो डैमेज होगा। इंट्रिंसिक पाथवे देखा जाए तो 12, 11, 9, 8, देखो 12, 11, 9, 8 ये सारे काई में होंगे। अगर मान लो इनकी डेफिशिएंसी होगी तो इंट्रिंसिक पाथवे बढ़ जाएगा और उसकी वजह से एपीटीटी बढ़ जाएगा। आगे ना बात समझे? अच्छा, तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक तो फैक्टर 10, ठीक है, एक तो फैक्टर 10। दूसरा, अब आपको पता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता था, वो प्रोथ्रोम्बिन क्या बनाएगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करेगा, वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में करेगा, है ना। तो ये एक फैक्टर 10 और प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन अगर ये कम हो गए तो आप समझो ये कॉमन पाथवे एक्चुअली, दोनों ही पाथवे के लिए कॉमन पाथवे। तो अगर ये कम हो गए तो अपना पीटी और एपीटीटी दोनों बढ़ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, ठीक है। आपको बेसिक सी बात समझ में आ गई ना भी ये टेस्ट है तो ये किस किस चीज़ों के लिए और क्या क्या बढ़ जाएगा, इतना मुझे समझाना था। तो देखो ना, आपको ये दो चीज़ यहाँ पे एक समझ में आ रही होगी कि देखो दो तरह के टेस्ट होते हैं। ये तो हो गए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए टेस्ट करते हैं जो अपन, भाई कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम में डिफरेंस आएगा, मतलब इनके टाइम, जो इनका एक्चुअल टेस्ट है, जो इनका ड्यूरेशन आ रहा है उससे ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। और अगर प्लेटलेट काउंट और एपीटीटी की बात करें तो ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे आपको बात समझ में? तो अच्छा, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में फर्क होता है। पहला फर्क, अगर मैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ के देखूँ तो भाई पहला फर्क ये है कि भाई ये ऑटोजोमल, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का वो ऑटोजोमल होता है, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल में दोनों में बराबर होगा। लेकिन ये क्लॉटिंग वाला होता है वो एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। अपना क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स का एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का एग्जाम्पल है आईटीपी, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स है हीमोफीलिया। तो आप वैसे भी सोच सकते हो, ठीक है ना, मतलब हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक्चुअली एक्स लिंक्ड रहता है और ये अपना आईटीपी ऑटोसोमल है, ठीक है। और अपन मेन ये चीज़ देखना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो इसके अंदर क्या होगा कि प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम एबनॉर्मल हो जाएगा, ये दोनों नॉर्मल रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग सही है, प्लेटलेट में दिक्कत है, आईटीपी में क्या है, प्लेटलेट की दिक्कत है, तो ये डिफरेंस करेगा, ये डिस्टर्ब होगा, इनका डेटा डिस्टर्ब होगा, ये दोनों नॉर्मल रहेगा। और अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा लाइक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का क्या मतलब होता है भाई, अभी मैं बताता हूँ। वैसे अगर एक जनरल बोले लेमैन की लैंग्वेज में, लेमैन तो नहीं, बायो स्टूडेंट की लैंग्वेज में, इट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, ठीक है, उसे कहते हैं हीमोफीलिया। तो एक क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हुई तो ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या, पीटी और एपीटीटी, और ये दोनों नॉर्मल रहेंगे। आगे बस समझ में? तो मेरे को आपको ये एक फाउंडेशन देनी थी। अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं अपना टॉपिक। सुनो, सबसे पहले यार डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। मैं यहाँ एक कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स लिखता हूँ जिनकी कॉमनली डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ यहाँ फैक्टर्स लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये नहीं होगा तो क्या डिसीज होगी, और बस इतनी सी बात है, ठीक है।
देखो जैसे कि जो कॉमनली डेफिशिएंसी जिनकी फैक्टर्स की देखने को मिलती है, जैसे फैक्टर 1, फैक्टर 2, 5th, 8th, 9th, 10th, 11th, मैंने इनके नाम भी लिख दिया जो कि मैंने आपको बता चुके, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, 5th लेबाइल फैक्टर, 8th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th CF, ठीक है, क्रिसमस फैक्टर, एंड 10th स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C, और एक होता है वन विलिब्रेंट फैक्टर जो मैंने आपको बताया था कि भी एंडोथेलियम पे अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से अगर एंडोथेलियम डिस्टर्ब होगी तो वन विली फैक्टर निकल जाएंगे और प्लेटलेट्स को अटैच करवा देंगे और अपना टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, देखो कि फिब्रिनोजन नहीं हुआ तो अफिब्रिनोजेनीमिया हो जाएगा। ईमिया वर्ड यूज करते हैं ब्लड के लिए, ठीक है, ब्लड में फिब्रिनोजन की कमी तो अफिब्रिनोजेनीमिया, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन की कमी हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। लेबाइल फैक्टर 5th नहीं होता तो इसे कहते हैं पैरा हीमोफीलिया, ठीक है। 8th फैक्टर नहीं होता, इसकी अगर 8th फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसे अपन कहते हैं हीमोफीलिया A। इसका दूसरा नाम है क्लासिकल हीमोफीलिया, इसलिए इसके फैक्टर को भी अपन कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, कि अगर ये नहीं होगा तो हीमोफीलिया हो जाएगा, तो ये है इसलिए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हीमोफीलिया B जब फैक्टर 9th की डेफिशिएंसी हो जाएगी, 9th क्या है, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। और फैक्टर 10th इसका नाम है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, तो इसकी डेफिशिएंसी में भी क्या कहेंगे, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर डेफिशिएंसी, ठीक है। हीमोफीलिया C अगर 11th की डेफिशिएंसी हो गई तो, और वन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई तो वन विलिब्रेंट फैक्टर, वन विलिब्रेंट डिसीज, ओके। तो यहाँ पे अपन को पढ़ना है हीमोफीलिया, ठीक है, और यही अपन पढ़ने आए थे, मतलब मेन यहाँ पे अपना टॉपिक आता है। अगर हीमोफीलिया की बात करें गाइस, मैं जल्दी तो नहीं चल रहा ना, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो मैं कुछ अलग ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, मतलब डॉगी ने, क्या पता आप लोग जो देख रहे हो वो डॉगी लवर्स हो समझ रहे हो, मतलब होता है कभी कभी कुछ किसी के बारे में गलत बोल दो तो जनता बहुत गुस्सा हो जाती है। तो डॉगी यहाँ पे प्यार से गाना गा रहा है जो अपन को डिस्टर्ब कर रहा है फिलहाल। तो हीमोफीलिया की अगर अपन बात करें तो हीमोफीलिया यार 3 टाइप की होती है डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है। हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B एंड हीमोफीलिया C। मोस्ट कॉमन है अपना हीमोफीलिया A, ठीक है। ये जो हीमोफीलिया A है इसे कहते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया B है इसे कहते हैं क्रिसमस डिसीज। क्यों क्रिसमस, क्यों, क्योंकि क्रिसमस फैक्टर की डेफिशिएंसी है। और ये है अपना हीमोफीलिया C। देखो ये जो हीमोफीलिया A है इसका एक और नाम है रॉयल डिसीज, अमीरों की बीमारी क्योंकि यार ये जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके बच्चों में चलती हुई मिली थी, मतलब क्योंकि जेनेटिक है, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया क्या है हीमोफीलिया क्या है, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से ये 3 हिस्सों में 3 टाइप की डिसीज होती है। आगे बात समझ में। अच्छा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मेन जो अभी मैंने आपको टेस्ट पढ़ा है, सबसे पहले तो अपन एक बार रीजन लिख देते हैं भाई क्या किसकी कमी से क्या होता है। अगर हीमोफीलिया A की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, ठीक है। हीमोफीलिया C की बात करें, हीमोफीलिया B की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11, और ये अपना जो 11 है यही क्या है, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। सॉरी 11 क्या है, 9, और यहाँ है डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11। आगे बस में 9 है अपना क्रिसमस फैक्टर, इसलिए इसे कहते हैं क्रिसमस डिसीज, और यहाँ पे होगा डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11। अगर अब अपन बात करें कि अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आप समझो हीमोफीलिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर काय की डेफिशिएंसी 8th, 9th, 11th। अभी मैं अपना वो चार्ट बनाता हूँ, कहाँ बनाऊँ, यहाँ पे बना दूँ, नहीं यहाँ बनाता, दिख रहा है ना, हाँ 12, 11, 9, 8, 10, 3, 7, 10। आगे बस में ये अपना चार्ट रहता है, ये अपना क्या था, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, ठीक है। अब देखो फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11, कहने का मतलब अगर आप देखोगे तो ये हीमोफीलिया जो है इसके अंदर सारे इंट्रिंसिक पाथवे की डेफिशिएंसी हो रही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो समझो मेरी बात, क्योंकि अगर इंट्रिंसिक पाथवे की डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन सी चीज़ अब नॉर्मल होगी, पहले तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर में अपने 2 है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर इसका क्या मतलब है, ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट, सब में नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और क्लॉटिंग डिसऑर्डर में अपने पास 2 थे, कौन कौन से, एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक APTT, और यहाँ पे अपने APTT, और आपको दिख रहा होगा कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक्चुअली काय के लिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए, ठीक है। तो ये तीनों ही नॉर्मल रहेंगे सबके अंदर, और ये APTT इंक्रीज्ड हो जाएगा,
अब आगे बात समझ में, मुझे वो समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ा, मतलब ये समझाने के लिए आपको मुझे पहले वो समझाना पड़ा जिससे आपको और चीज़ अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको आई हो समझ में, ठीक है ना। नहीं आई तो आप मुझे बताओ, मैं आपको समझाने के लिए तो आया हूँ। अगर आप लोग एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इसमें मतलब एक्चुअली मुझे शर्म आती है कि आशीष यार तूने उस लेवल का नहीं पढ़ाया कि बच्चे आज भी चीटिंग कर रहे हैं यार, मतलब तूने वो नहीं पढ़ाया जो टीचर ने क्वेश्चन में दिया और उनको चीटिंग करनी पड़ रही है। तो ना अगर आप लोग एक्चुअली कहीं फेल भी होते हो ना, कभी कोई सब्जेक्ट में कभी बहुत कम नंबर आते हैं, तो वो आपके नहीं आते, वो एक्चुअली मेरे आते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस लेवल का नहीं बनाया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी गलती नहीं है, टीचर की गलती है, मेरी गलती है कि मैं इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाया, ठीक है। हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आई बात समझ में, तो ये अच्छा। अगर मैं ट्रीटमेंट की भी बात करूँ, क्योंकि यार अपन ट्रीटमेंट की तो बात कर रहे हैं ना, ज़रूरी है, ठीक है। वैसे आपके लेवल पे इतना ज़रूरी होता नहीं है। देखो अगर हीमोफीलिया ए है तो अगर जैसे माइल्ड हीमोफीलिया है, अच्छा मैंने आपको बताया डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। एक्चुअली आपको पता है अगर मैं एक नेक्स्ट लेवल जाऊँ तो फैक्टर 8 जो है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा मेरे ख्याल से, तो कहीं नहीं लिखा होगा, आपको कहीं मिलेगा नहीं है। सुनो, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 है ना, बाई चांस गाइडन में मिल जाए, डेफिशिएंसी मिल जाए क्या वहाँ पे है, मैंने वहीं से पढ़ा है कि लेकिन मैंने कहीं पता नहीं था मुझे ये बात, ये काफ़ी डीप बात है। डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, एक्चुअली जो फैक्टर 8 है ना, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लार्जर कंपोनेंट, एक होता है स्मॉलर कंपोनेंट। तो हीमोफीलिया की एक एक केस में पता है क्या होता है, इस 8 की स्मॉलर कंपोनेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, लार्जर कंपोनेंट तो प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसी वन विलिबेंट डिसीज है ना, उसके अंदर लार्जर कंपोनेंट की डेफिशिएंसी रहती है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जरूर बोलना, हीमोफीलिया का क्वेश्चन आता है, ये लिखोगे मतलब क्या भगवान समझेगा टीचर आपको, भगवान। ओके और एक और बात यार, सिर्फ डेफिशिएंसी नहीं होता, एबनॉर्मलिटी भी होता है। कहने का मतलब आपको समझ रहा है कि या तो क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो सकता है या क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, सॉरी, या तो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है या क्वांटिटेटिव, और मेनली अपना क्वांटिटेटिव ही रहता है क्योंकि डेफिशिएंसी रहती है। बनने के बाद एबनॉर्मल होता है, ये बहुत कम चांसेस है, 10% चांसेस है। और बेस्ड ऑन दिस अपने पास यार एक्चुअली माइल्ड हीमोफीलिया का केस होता है, एक सीवियर केस होता है। अगर माइल्ड की बात करें तो अगर माइल्ड का केस है तो अपन डेस्मोप्रेसिन दे देंगे। एक्चुअली डेस्मोप्रेसिन क्या करेगा, ये लिवर के अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज कराएगा अपने ये 8 फैक्टर को, जितना स्टोर रहेगा लिवर में। और अगर सीवियर की बात करें तो देखो अब क्योंकि 8 फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो मुझे 8 फैक्टर ज़्यादा देना है, तो मैं दूंगा रिकॉम्बिनेंट 8 फैक्टर डीएनए टेक्नोलॉजी से बना के। आगे बात समझे। या मैं दे सकता हूँ क्रायोप्रेसिपिटेट। एक्चुअली क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है, इसके अंदर कंसनट्रेटेड फैक्टर 8, एफएसएफ, फिब्रिनोजन, वॉन विलिबेंट फैक्टर, ये सब रहता है, समझ लो। तो इसके अंदर अपन इजीली दे सकते हैं कि क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे तो डायरेक्टली 8 फैक्टर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वो। क्योंकि अगर आप यार थोड़ा थोड़ा सब में से प्लाज्मा लेते रहोगे, हर पेशेंट में से आपके फादर मदर या पेशेंट के बच्चे रिलेटिव्स वो अगर दे रहे डोनेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत कम फैक्टर 8 मिलेगा। लेकिन क्रायोप्रेसिपिटेट में कंसनट्रेटेड किया जाता है फैक्टर 8 को और फिर दिया जाता है पेशेंट को। और हीमोफीलिया बी की बात करें तो सीधी सी बात है, फैक्टर 9 नहीं है तो फैक्टर 9 को कंसनट्रेट करके दे दो। और आप दे सकते हो एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। प्लाज्मा में माना जाता है बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दो। यहाँ पे फैक्टर 11 दे दो और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दो। आगे आपको बात समझ में। तो ये था अपना तीनों हीमोफीलिया। अब मैं आपको यार एक बार बता देता हूँ विटामिन के डेफिशिएंसी में क्या होता है, और इसके बाद अपन एंड करेंगे इस टॉपिक को। सुन लीजिए, विटामिन के पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सुन लीजिए, आपको मज़ा आएगा। देखो मैंने आपको बताया था यार विटामिन जो के है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है ये चार्ट कितना काम आता है अपने, जो मैंने आपको ये बताया था, मैं वापस बताता हूँ अभी। देखो विटामिन के एक्चुअली ये रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस ऑफ 5 क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7, फैक्टर 9, 10, प्रोटीन सी। अब याद कर लो। देखो याद नहीं होता, इसी के लिए मैंने ट्रिक बताई थी। बहुत सारे लोग इसको, मतलब मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग बताओ ये आपको ट्रिक कैसी लगी। आपने तारीफ भी नहीं करी उस वीडियो में कि ये ट्रिक कैसी लगी, हालांकि मैंने आपसे बोला भी नहीं था, पर बताओ यार, मुझे मतलब पता चलता है कि आप लोगों को मेरी ट्रिक समझ में आती है या फिर बस ऐसे ही। देखो ये ट्रिक कितनी काम आ रही है, हर जगह पे इससे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। देखो विटामिन के एक्चुअली क्या क्या बनाता है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 7, फैक्टर 9, ठीक है, फैक्टर 10, ठीक है, प्रोटीन सी एक एंटीकोएगुलेंट है, मैंने आपको बताया था, प्लस प्रोथ्रोम्बिन। एक्चुअली यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाती है, अपन ऐसे याद कर सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन। देखो सब आसपास वाले मिल गए ना, कितना इजी हो गया आपके लिए याद करना। यही बात है, मेरी हर ट्रिक के पीछे एक रीज़न होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बना के दे देता कि टाइम पास। एक बार एक ट्रिक बता दी, 12, 11, 9, 10, 3, 7, 10 हो जाएगा याद, ठीक है। ओके, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि विटामिन की आपको समझ में आ रहा है कि 5 क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये कह लो क्लॉटिंग फैक्टर्स के एक्टिवेशन के लिए ज़रूरत है, ये कह लो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस फैक्टर,
ठीक है। तो अगर मैं मानूँ कि मान लो ये एब्सेंस हो गया विटामिन के, ठीक है, देखो एब्सेंस का यार दो रीज़न हो सकता है, या तो ये प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा हो, या फिर प्रोड्यूस हो रहा है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है, इस वजह से अपनी बॉडी के अंदर एब्सेंस होगी, ठीक है। तो अगर ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो होता क्या है कि ना यार ये विटामिन की एक्चुअली अगर आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, वैसे भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा यहाँ पे। विटामिन की एक्चुअली क्या होता है कि ना बैक्टीरिया है ना, ये अपनी इंटेस्टाइनल कोलोनल बैक्टीरिया बनाता है अपना विटामिन के, ठीक है। अगर हेल्दी पर्सन में तो क्या होता है कि एडल्ट के अंदर उसके अंदर वो बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन कोई बच्चा जो जन्म लिया नियोनेट है, ठीक है, रिसेंटली उसका बर्थ हुआ है, तो उसके अंदर अभी बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हुए जो विटामिन के बनाए। तो कॉमनली यार प्रोडक्शन विटामिन के का कहाँ नहीं मिलेगा? नियोनेट्स में। तो नियोनेट्स में यार विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यार अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, ठीक है, एक तो ये हो गया प्रोटेक्शन नियोनेट्स में नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है। मान लो आपको कोई क्रॉनिक डायरिया है, जैसे कह लो स्प्रू, ठीक है, तो आप उसमें ले रहे हो एंटीबायोटिक, ठीक है। अब एंटीबायोटिक लोगे तो आपके कोलोन के बैक्टीरिया तो जाएंगी, तो उस वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो स्प्रू में जो एंटीबायोटिक लीती है उसमें भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एक्चुअली विटामिन के जो है वो फैट्स के साथ एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये विटामिन के अगर ये प्रोड्यूस हो गया तो ये फैट्स के साथ एब्जॉर्ब होता है। ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है अपना बाइल, और ये बाइल प्रोड्यूस करेगा अपना लिवर। तो यहीं से बातें समझ में आ रही है। देखो अगर मान लो लिवर की डिसीज हो गई, जैसे कि हेपाटाइटिस, सिरोसिस, कोई मैलिग्नेंसी हो गई लिवर की, कोई कैंसर हो गया लिवर का, तो अपन को विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी क्योंकि विटामिन के एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आ रही बाइल रिलीज तो हो रहा है बट इंटेस्टाइन तक पहुंच नहीं पा रहा, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। अरे यार फ्रेंड्स यार वेरी 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 सॉरी, वो एक्चुअली ना लाइट चली गई, उसका लैम्प का पावर ख़त्म हो गया। मैं यार ये मोबाइल के टॉर्च से करके करा देता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा बाकी है। देखो अगर मैं टॉर्च वॉर्च करूँगा ना ये सब ख़राब हो जाएगा। मैं बहुत मुश्किल से एक तो बैठा हूँ पूरा, सब मैं टाइम भी लग जाएगा, पंखा वापस चालू करूँगा तो सारे पेपर उड़ जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार वेरी सॉरी, मुझे पता है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट ना बस 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैं अगली बार हमेशा चेक करूँगा कि लैम्प अच्छे से है कि नहीं, ठीक है ना। बस 5 मिनट, आपको बस समझ में आ गया, हो गया मेरा काम, है ना। बस 2 मिनट ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो तो लिवर डिसीज़ के अंदर होगा। अब मान लो जो बाइल है ना, सही है ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम लोग कमेंट में बता देना यार, अगर नहीं दिख रहा हो ना तो मुझे बता देना, मैं इसको ना वापस बना दूंगा, ठीक है, या फिर इसके आधी पार्ट अलग से वीडियो में बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे छोटी सी क्लिप बना के डाल दूंगा। पर मुझे लग रहा है आपको हो जाएगा, बस 2 मिनट की बात है। तो लिवर से जो बाइल सेक्रेट हुआ है, ठीक है, तो देखो यार लिवर से जो बाइल सेक्रेट हुआ है, अगर वो बाइल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है, तो फैट्स का डाइजेशन नहीं होगा, फैट्स का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो विटामिन के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये आपको 4 पॉइंट्स आ गए समझ में, यही मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। आगे बात समझ में, नियोनेट्स के अंदर स्प्रू जो एंटीबायोटिक लेने पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में और कोई लिवर डिसीज होगी तो अपन को विटामिन के की डेफिशिएंसी दिखेगी। और यही रीज़न है जो कि क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि व्हाट मतलब होता है ना रीजनिंग क्वेश्चन, यही रीज़न है कि मान लो एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी करनी है, ठीक है, तो अगर कोई लिवर डिसीज़ का पेशेंट है, लिवर डिसीज़ का पेशेंट है, ये कह लो कोई ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल डक्ट का पेशेंट है जिसकी बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है और उसकी अपन को सर्जरी करनी है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल डक्ट का पेशेंट है, अगर अपन को उसकी सर्जरी करनी है तो एक्चुअली अपन को उसको विटामिन के देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपन ये मान के चलते क्योंकि यार उसको लिवर डिसीज़ है, क्रॉनिक लिवर डिसीज़ होगी तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन के नहीं पहुंचा होगा, और अगर विटामिन के नहीं पहुंचा तो वैसे भी ब्लीडिंग टेंडेंसी के चांसेस ज़्यादा है, और ऊपर से आप सर्जरी कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, सर्जरी कर रहे हो उस टाइम पे ब्लीडिंग होती रही, क्लॉट नहीं बना भाई, छोटे मोटे कहीं कट लग रहे तो एटलीस्ट वहाँ पे होना चाहिए क्लॉट, हल्का सा जहाँ भी कहीं छोटी मोटी इंजरी आएगी तो, और वो क्लॉट नहीं हो पाया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब इंसान ब्लीड करता ही रहेगा। तो यार इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब भी सर्जरी होती है आपको ध्यान रखना है, लिवर डिसीज या ऑब्स्ट्रक्टिव बाइल डक्ट की पेशेंट की आप सर्जरी कर रहे हो तो आपको विटामिन के का इंजेक्शन देना है। अराउंड अपन देते हैं यार 4 to 6 आवर्स पहले एक पर्टिकुलर डोज के अंदर जो अपन सर्जरी में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये था अपना एक कॉन्सेप्ट। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है DIC, ध्यान से सुनना, मैं अभी 2 मिनट में बता दूंगा। ये मोबाइल भी काम नहीं कर रहा यार, ये बंद हो जा रहा है, पता है मोबाइल भी मेरे ख्याल से, पागल मोबाइल है वैसे भी,
ठीक है, देखो DIC का फुल फॉर्म है डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। नाम से पता पड़ रहा है, देखो डिससेमिनेटेड, ठीक है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, नाम से क्या पता पड़ रहा है, डिससेमिनेटेड मतलब बताओ, डिससेमिनेटेड मतलब डिफ्यूजली, भाई पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स में कोएगुलेशन हो रहा है। इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड के अंदर ही डिफ्यूजली पूरी बॉडी के ब्लड वेसल्स में कोएगुलेशन होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अब देखो ये कितनी खतरनाक कंडीशन है, आपकी बॉडी में हर जगह क्लॉट बने जा रहा है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हुआ यार, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म ओवर एक्टिवेट हो जाता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है हर जगह पे, और इस वजह से कंडीशन डेवलप होती है जिसे कहते हैं अपन डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। हुआ क्या यार, ये इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? जैसे कि मान लो कहीं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया, बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रॉमा हुआ है, तो हर जगह ट्रॉमेटाइज्ड और डाइंग टिश्यू आ रहा है, ट्रॉमेटाइज्ड और डाइंग टिश्यू, तो बहुत सारे टिश्यू डाई हो गए, बहुत सारे टिश्यू फैक्टर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से अपना क्लॉटिंग फैक्टर मतलब क्लॉटिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, हर जगह वही चलता रहेगा क्योंकि बहुत हर जगह के टिश्यू डैमेज हुए। या कह लो वाइड स्प्रेड सेप्टिसीमिया, कि मान लो यार कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया जिसने हर जगह इन्फेक्शन कर दिया पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल में इन्फेक्शन हुआ, एंडोथीलियल सेल्स हर जगह के डैमेज हुए, तो उस वजह से क्लॉटिंग फैक्टर बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गया और सारी जगह क्लॉटिंग हो रही है अपनी बॉडी के अंदर। ये कह लो बैक्टीरिया ने कोई टॉक्सिन्स रिलीज किए, एंडोटॉक्सिन्स, उस वजह से हर जगह मतलब वो हो रहा है, क्या कहते हैं, कोएगुलेशन प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, तो उस वजह से पता है क्या होता है कि हर जगह की जो पेरिफेरी ये वेसल्स है, ठीक है, वो प्लग होना शुरू हो जाएगी, किसी भी टिश्यू को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से आप समझ रहे हो कि जैसे हार्ट को भी टिश्यू ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं मिल रहे, तो उस वजह से वो और धीरे धीरे वो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और धीरे सर्कुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से पेशेंट सर्कुलेटरी शॉक में चले जाता है और ये इतना खतरनाक है, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है मिनटों में, अराउंड 45 मिनट्स के अंदर पेशेंट की डेथ तक हो सकती है अगर इसका जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो यार ये पूरी बॉडी में कोएगुलेशन होना, इसे कहते हैं डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। कॉमनली यार इसका रीज़न होता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड सेप्टिसीमिया, मैंने आपको बताया सीमिया ब्लड के लिए अपन वर्ड यूज़ करते हैं, ईमिया ब्लड के लिए, तो भाई पूरी बॉडी पूरे ब्लड के अंदर सेप्टिक टॉक्सिन्स है, ये कह लो एक एंडोटॉक्सिन्स आ गए। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था जिससे आपका एक नॉलेज बने, इसकी भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आ जाए तो लिख देना, 1 नंबर में पूछेंगे और वाइवा में पूछे तो बता देना। वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ यार, ठीक है ना, मतलब होप आप लोग यार मुझे नीचे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ऐसा हो जाता है कभी, तो कुछ मुझे क्या थोड़े मेरे मन को शांति मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता यार, मतलब मैं मेरी ड्यूटी है, मैं अगर आपको कोई पढ़ा रहा हो तो सब चीज़ अच्छे से करूँ। वो लैंप में चार्ज चेक करना मैं भूल गया ना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।